अब आते हैं एग्जाम्पल 11 पे। एग्जाम्पल 11 का जो ए पार्ट है दैट इज लाइक क्वाइट इजी। एग्जाम्पल 11 का जो बी पार्ट है दैट इज वेरी गुड। एग्जाम्पल 11 के बी पार्ट में ये कहा गया है कि द पोलैरिटी ऑफ BX बॉन्ड दैट इज BF, BCl, BBr एंड Br, इनकी जो पोलैरिटी है, आप मुझे बताओ कि कौन ज्यादा पोलर है, या उससे पहले ये बताओ कि पोलैरिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट। भाई पोलैरिटी क्या है? दिस इज डेल्टा प्लस, दिस इज डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस। अब मोर द डिफरेंस इन देयर चार्जेस, मोर द बॉन्ड, मोर इज द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। तो पोलैरिटी बेसिकली is directly proportional to the difference in charges। ठीक है, अब चार्जेस में जो डिफरेंस है वो किसमें ज्यादा है? भाई ये देखो आप कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ट्रेंड है वो ऐसा है, तो डेफिनेटली डिफरेंस इन चार्जेस का भी ट्रेंड ऐसे ही होगा, तो पोलैरिटी का भी ट्रेंड ऐसे ही होगा। ठीक है, ये पोलैरिटी का ट्रेंड है। अच्छा, अब काफी लॉजिकल क्वेश्चन है उनका कि लुईस एसिडिटी का जो ट्रेंड है वो क्या होगा? दैट इज ये जो BF3 है, BCl3 है, BBr3 है एंड Bi3 है, इनकी लुईस एसिडिटी का ट्रेंड क्या होगा? तो भाई सबसे पहले तो समझते हैं कि लुईस एसिडिटी क्या होती है। एसिडिटी समझते हो? ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट पता है? According to the Bronsted-Lowry concept, an acid is a proton donor, but according to the Lewis concept, acid is an electron acceptor. Acid वो होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है according to Lewis. According to Bronsted-Lowry, acid वो होता है जो कि H+ डोनेट करता है। तो अभी हम लोग इसकी Lewis एसिडिटी चेक कर रहे हैं, ना कि इसकी Bronsted-Lowry एसिडिटी। तो Lewis एसिडिटी चेक हो रही है, इसका मतलब जो बोरॉन है दैट इज द सेंट्रल एटम इन चारों में से जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, यानी कि बोरॉन इन कंपाउंड्स में से जिस बोरॉन में सबसे कम नेगेटिव चार्ज होगा वो सबसे ज्यादा लुईस एसिड होगा। चलो देखते हैं अब किसमें कम नेगेटिव चार्ज है। भाई F3 है, Cl3 है, Br3 है, I3 है। आप पहले तो ये सोच सकते हो कि यार F, ये लोग जो इफेक्ट लगाते हैं ना, या अट्रैक्शन इफेक्ट जो भी होता है, जैसे F- is the most electronegative atom या एलिमेंट या अनायन, इसके पास इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा होता है, तो ये कुछ भी सोच सकते हो आप, अपनी तरफ खींच के रखेगा, या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो दे देगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसमें कम, वो सब छोड़ो, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, बस बेसिक कॉन्सेप्ट से बात करते हैं। फालतू एक्सप्लेनेशन तो सब दे सकते हैं, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन क्या है इसका मैं बताता हूँ। अभी आपको याद है मैंने आपको बैक बॉन्डिंग पढ़ाई थी। बैक बॉन्डिंग याद है किन चीजों पर डिपेंड करती है? दो चीजों पर। पहली, वन एटम शुड हैव अ लोन पेयर, द अदर शुड हैव अ वेकेंट ऑर्बिटल। ध्यान से देखो, क्या देख रहे हो? दूसरी, वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी और शुड बिलोंग टू द सेकंड ग्रुप, एंड द सेकंड वन शुड और it could either belong to the second group or the third group। तो अब ध्यान से देखो, BF3 जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है? बैक बॉन्डिंग हो जाती है। कौन सी बैक बॉन्डिंग? P by P पर। क्यों हो जाती है? F के पास लोन पेयर, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, दोनों सेकंड ग्रुप के, डेफिनेटली बैक बॉन्डिंग होनी थी। चलो इसमें बैक बॉन्डिंग हो गई, मेरे को समझ में आ गया। थोड़ा BCl3 को देखें अब क्या होता है। इसके पास लोन पेयर, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, बैक बॉन्डिंग होनी थी। ये सेकंड ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप का। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें आप चेक करो ये बात कि एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा अच्छे से बैक बॉन्डिंग हो रही है। आप ध्यान देना,
ये जो F एटम है यहाँ पे ये छोटा सा है, Cl उससे बड़ा, Br उससे बड़ा है, I the size of I minus is the greatest। तो बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी किसमें होगी? मैंने बताया था बैक बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एटम्स। आपको याद है सेकंड रूल बैक बॉन्डिंग का? अभी बताया, वन ऑफ द एटम शुड बी अ सेकंड ग्रुप एटम, जो कि है, एंड द सेकंड वन कैन बी अ सेकंड ग्रुप और अ थर्ड ग्रुप। और बैक बॉन्डिंग उसमें ज्यादा होती है जब केस बनता है कि दोनों एटम्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप, दैट इज टू द सेकंड ग्रुप। तो यहाँ पे जो दोनों एटम्स हैं दे बिलोंग टू द सेकंड ग्रुप। यहाँ पे एक एटम सेकंड ग्रुप है, एक एटम थर्ड ग्रुप है। यहाँ पे जो बॉन्डिंग हुई है वो पी पाई हुई है, लेकिन यहाँ पे इसका 2p इन्वॉल्व है, यहाँ पे इसका 3p इन्वॉल्व है इन इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग हुई है और इसके बाद से एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग हैज कंटिन्यूअसली डिक्रीज्ड। अब कैसे ल्यूइस एसिडिटी कैसे सोचूं? बैक बॉन्डिंग का ट्रेंड तो मुझे समझ में आ गया, ल्यूइस एसिडिटी का ट्रेंड कैसे समझ में आएगा? मुझे देखना है कि बी पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका ज्यादा है किसका कम है। अच्छा, अब मैं सोचता हूं कि बैक बॉन्डिंग इसमें ज्यादा है, मतलब Cl जो इसमें ज्यादा, बैक बॉन्डिंग इसमें ज्यादा है, मतलब जो F अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने लोन पेयर्स को डोनेट कर रहा है उसका डोनेशन का एक्सटेंट काफी ज्यादा है, समझ रहे हो? मतलब F जो लोन पे डोनेट किया वो अच्छे से डोनेट किया, Cl जो लोन पे डोनेट किया वो अच्छे से डोनेट नहीं कर पाया क्योंकि उसमें एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग कम है। दिस इंप्लाइज कि उसने जो डोनेट किए इलेक्ट्रॉन वो इफेक्टिवली डोनेट नहीं कर पाया। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोरॉन पे Bf3 में हुआ, उसके बाद Bcl3, उसके बाद Bbr3 और उसके बाद Bi3। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसमें हुआ, फिर ये, मतलब सबसे कम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज किसमें हुआ? इसमें हुआ। और हमें पता है ल्यूइस एसिड इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दिस इंप्लाइज इट इज अ वेरी गुड ल्यूइस एसिड। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डेफिनेटली इट इज अ वेरी गुड ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिडिटी का ट्रेंड हुआ ये कॉन्सेप्ट याद रखना, काफी जगहों पे काम आएगा, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। जो इसका सी पार्ट है उसमें इन्होंने बेसिकली कहा है कि एल्यूमिनियम एंड गैलियम देयर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल बट थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। तो सबसे पहले देखते हैं एल्यूमिनियम, गैलियम और थैलियम प्रेजेंट कहां पे? नाइट्रोजन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है? एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है, इन दोनों की +3 स्टेबल है और इसकी +1 स्टेबल है। ऐसा क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम की कोई चीज सुनी आपने? नहीं सुनी तो मैं बताता हूं, आ जाइए। होता ये है कि यार मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, ठीक है? अब जैसे एल्यूमिनियम था, बोरॉन इज 2s2 2p1, एल्यूमिनियम इज 3s2 3p1। अब होता ये है कि जैसे जैसे मैं नीचे आते जाता हूं ना, जैसे इसकी +3 है, मतलब ये तीनों इलेक्ट्रॉन चले गए और इसकी +3 हो गई। अब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम 4s2 5s2 6s2, दिस इज 6s2 6p1। पता है इसके अंदर कितने सारे D सबशेल होंगे और कितने सारे F सबशेल होंगे? पता है आपको? तो होता ये है इनर्ट पेयर इफेक्ट। व्हाट बेसिकली इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? यहाँ पे N+3 स्टेबल है, अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक ना D सबशेल आया है और ना F सबशेल आया है, लेकिन यहाँ पे D और F सबशेल है। And the peculiar property of D and F subshell is that it has got penetrating power. अब देखो हुआ क्या कि मैंने जैसे पहले बता चुका, यहाँ पे D और F सबशेल आई नहीं है। थैलियम पे कंसंट्रेट करो, इधर पे F सबशेल आ चुका है, ठीक है? अब ये जो F और D सबशेल है ये काफी अलग टाइप के सबशेल होते हैं। इनकी जो शील्डिंग पावर होती है ना काफी खराब होती है, काफी खराब। क्यों खराब होती है? जैसे पर्टिकुलरली F सबशेल है ना, लेट अस अज्यूम 4F सबशेल। 4F सबशेल की जो शील्डिंग पावर है, दैट इज शील्डिंग पावर मतलब जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट करता है, शेल्स को अट्रैक्ट करता है। अब लास्ट वाला शेल है अपना S सबशेल,
उसके बीच में आ गए F सबशेल। अब अगर F की शील्डिंग पावर अच्छी होती तो ये जो बाहर वाले जो S सबशेल हैं इनको इतना ज्यादा अट्रैक्शन फेस नहीं करने देता, लेकिन क्योंकि F सबशेल की शील्डिंग पावर उतनी खास नहीं होती तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ना, ये न्यूक्लियस बाहर वाले S सबशेल को काफी ज्यादा ताकत से अंदर की तरफ खींचता है और इनको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देता। सबसे पहली बात, एक डाउट आता है यार ये F सबशेल की शील्डिंग पावर बेकार क्यों होती है? तो वो इसलिए होती है क्योंकि इनका शेप बेकार होता है। इनका शेप ऐसा होता है कि अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते। जैसे अपने S सबशेल है गोल है, P सबशेल है ऐसे डंबल शेप्ड है, तो S सबशेल की शील्डिंग पावर काफी अच्छी होगी क्योंकि पूरे सराउंडेड है तो अच्छे से शील्ड करेंगे ना सबको। वैसे F सबशेल की जो शेप होता है वो ऐसा होता है कि उनकी शील्डिंग पावर खराब होती है। अब थैलियम इतनी मतलब 6 सबशेल तक तो इलेक्ट्रॉन भरे चुके हैं, बीच में आ गया 4f सबशेल। 4f सबशेल की शील्डिंग पावर अच्छी होती नहीं है, तो जो यहाँ पे जो ये s इलेक्ट्रॉन है ना, इसे थैलियम का न्यूक्लियर चार्ज अपनी तरफ खींच के रखता है। इनके इलेक्ट्रॉन्स को द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ थैलियम टाइटली होल्ड्स दोज इलेक्ट्रॉन्स एंड डू नॉट लेट देम पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो ये जब s इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा कौन? बचा sp1, ये पार्टिसिपेट करता है। इसलिए इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड, इट इज थैलियम +1। और इसीलिए जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज होती है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज होती है, नीचे सबसे ज्यादा ऊपर सबसे कम। और जो +3 की टेंडेंसी है वो ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है, ऊपर सबसे ज्यादा और नीचे सबसे कम। ये अपना हो गया इनर्ट पेयर इफेक्ट और ये एक्सप्लेन हो जाता है C पार्ट।